मैं हूं कंबर जैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। नाज़रीन, इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैं हुकूमत में था तो असल में हुकूमत कोई और कर रहा था। वो कौन था जो असल में हुकूमत कर रहा था? इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं जल्द लॉन्ग मार्च लाने वाला हूं, किसी भी टाइम कॉल दे दी जाएगी। आखिर ये कॉल कब तक दी जाएगी? इसके साथ आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आज़म सवाती की गिरफ्तारी के हवाले से। आज़म सवाती इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं। ये हर्जा सराई क्यों की जा रही है, क्यों स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है? ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी आज़म सवाती की जानिब से मुतअद्दिद बयानात दिए गए हैं। कस्टोडियल टॉर्चर की भी बात करेंगे। शहबाज गिल के बाद आज़म सवाती पे कस्टोडियल टॉर्चर की बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस इस हवाले से बहुत अहम रिमार्क्स दे चुके हैं। ये तमाम चीज़ें जानेंगे और आपको बताएंगे। पीटीआई के सेनेटर से उनसे इनका जवाब लेंगे। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और वलीद इकबाल सेनेटर जो है वो हमारे साथ होंगे। उन तीनों रहनुमाओं से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हुकूमत कोई और कर रहा था तो उन्होंने उस टाइम हुकूमत छोड़ क्यों नहीं दी। दूसरा प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक रिपोर्ट। सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में सिरापा एहतजाज हैं। एहतजाज क्यों किया जा रहा है, क्या मुतालबात हैं? महंगाई 50% तक चली गई है, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इन तमाम लोगों से उनकी जो गुजारिशात हैं, उनके मुतालबात जानेंगे। आवाम को देखने वाला कोई नहीं है। आज अवामी एजेंडा में हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब से जानेंगे आज़म सवाती साहब के साथ जो वाक़या हुआ है, रात के 3 बजे उनको गिरफ़्तार किया गया है। फिर वो ये कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद भी हुआ है। कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से ये पीटीआई का ख़ुसूसन दूसरा केस है शहबाज गिल के बाद। अब जो है आज़म सवाती, क्या समझते हैं एक सिटिंग सेनेटर के हवाले से ये तो मेरा ख्याल है बहुत ही हद हो गई है। न्यू नॉर्मल बन गया है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया जाता था, लेकिन ये ज़ियाउल हक के दौर के बाद पहली बार हुआ है कि इस तरह से लोगों को उठा के नंगा करके कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले ये पाकिस्तान में हमने तो सुना ही नहीं, हमारी होश में तो कभी इस किस्म के वाक़यात हुए ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और दूसरा, ये 70 साल से 76 साल के बुज़ुर्ग हैं, उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, फिर वो हिज पार्लियामेंटेरियन, वो कमेटीज़ के चेयरमैन हैं, सेनेट की क्या इज़्ज़त रह गई है इसके बाद? मैं तो इन सेनेटर्स पे हैरान हूँ, हुकूमत के, जो अभी तक इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए। क्योंकि ये देखिए, ये एक पार्टी का मसला तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की सेनेट का, पार्लियामेंट का, इनका मसला है। और जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं होते, ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने भी इस पे आवाज़ बुलंद की है कि हम सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए? आपकी जो दीगर राइवलरीज पार्टी हैं वो क्यों नहीं आगे आ रही हैं नहीं, इस कर मामले रहे में? हैं ये, इसके ऊपर मेरा ख्याल है ये बात कर रहे हैं। इनसे, आज़म तारड़ से भी, रज़ा रब्बानी से भी, तमाम लोगों से ये बात कर रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का इशू नहीं है। इस पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होकर अपनी रेड लाइन बनानी है कि ये हमारी रेड लाइन है, इसके बाद हमें कबूल नहीं। चौधरी साहब, वो भी कहते हैं रेड लाइन क्रॉस हुई है। वो कहते हैं कि आज़म सवाती ने पहले दहशतगर्द का स्टाब्लिशमेंट को, उसके बाद फिर कहा कि चंद जर्नैलों के साथ जो है मिल के करप्शन की है। तो ये तमाम बातें की गई जो कि किसी तौर भी इदारे को कबूल नहीं है। कुछ भी हो, किसी को कबूल हो या ना हो, कस्टोडियल टॉर्चर कबूल नहीं। टॉर्चर कबूल नहीं हो सकता। आप उसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे जो भी होगी, लेकिन टॉर्चर जो है वो तो अनएक्सेप्टेबल है किसी भी महज़ब सोसाइटी में। और मुझे यकीन है कि ये जो आला सतह के ऊपर शायद डिसीजन मेकर्स को भी जो है इस तरह का इजाज़त जो है नहीं होगी। और नीचे ये इन्होंने किसी ने किया है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट। सर, आप समझते हैं कि रेड लाइन क्रॉस हुई है? जो वो कह रहे हैं कि इन्होंने भी रेड लाइन नहीं, अब क्रॉस मैं की है। कोई रेड लाइन वाली क्या बात है जी? रेड लाइन, हर एक की रेड लाइन रोज़ाना मुख्तलिफ है यहाँ पे। रेड लाइन का क्या प्रॉब्लम, मतलब है? अब भी है। इदारे के डिसिप्लिन के हवाले से आपने इदारे कोई बात इदारे इदारों को, तमाम इदारों को एक दूसरे के इदारों का एहतराम करना चाहिए। और तमाम इदारे, इलेक्टेड जो इदारे हैं वो भी इदारे हैं, उनका भी एहतराम करना इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि मैं पावर में था लेकिन पावरलेस था, उसके हवाले से क्या चाहिए। आज तो आज़म सवाती साहब पे फोकस।
लेकिन इस पे आप नहीं कमेंट करेंगे। आज़म सवाती साहब पे आज फोकस है, ज़रूर करेंगे। आज़म सवाती साहब पे फोकस है। फवाद चौधरी साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो पावर में थे लेकिन पावरलेस थे। आज़म सवाती के हवाले से खुलकर बोले हैं कि जो अरकान असम्बली हैं उनको एटलीस्ट मुत्तहद हो के हर इदारे की इज़्ज़त है, जो है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने बाकायदा तौर पर जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने ये बात कही है और कि हम सबको जो है मुत्तहद होना चाहिए और ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है कि एक सिटिंग सेनेटर को इस तरह से उठाया जाए और उस पर कस्टोडियल टॉर्चर किया जाए। कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स भी हमारे सामने हैं और हम कुछ मज़ीद सेनेटर से बात करेंगे और आपको अपडेट पहुँच
साहब ने बात की है कि हम हुकूमत में रहते हुए भी पावरलेस थे, क्या कहेंगे? ये आप तो माशाल्लाह यंग हैं, आपको पता नहीं है कि इस मुल्क में जो हुकूमतें रही हैं वो एक एलिटिस्ट जिसमें कि मुख्तलिफ इदारे शामिल हैं, कोई एक इदारा नहीं है। वो जो एक एलीट है, जो मफाद परस्त टोला है, जिसने इस पूरे मुल्क के निज़ाम को अपने अपने हिसार में ले रखा है। और यही वजह है कि जब खान साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत कमज़ोर थी, वो ये भी थी कि आप अगर हमारी असेंबली में आप देख लेते तो हमारे मिलजुला के अलाइज़ के साथ बन के हमने हुकूमत बनाई थी, ठीक है। अभी जो बैठे हुए हैं इनका तो ये तो जिसे कहते हैं ना ऑनर अमंग्स थीव्स, चोरों के अंदर जो एक इत्तेफाक होता है वो शरीफ लोगों में नहीं होता। तो ये जो चोरों के अंदर इत्तेफाक है, इसने इसको पकड़ा हुआ है। और ये पहले आते ही इन्होंने अपने केसेस माफ़ कराए, नैब को लॉ किया। आपको चाहिए कि आप ये ढंढोरा पीटते रहें कि जो आपके मुल्क के साथ आपके मुस्तकबिल, यू आर अ यंग मैन, आप लोगों के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें कि चोरों ने अपने आप को माफ़ कर दिया है, अपने फेवर में कानून बना दिए हैं, और जो अवाम है वो रुल रही है। वो देखें वो जो लोग जो बातें कर रहे हैं और जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अब इनफ इज़ इनफ। 1% एलीट पूरे 22 करोड़ के अवाम पे इस तरह से इजारादारी सर, नहीं आपकी काम बात कर बिल्कुल ठीक है। नैब का जो ये कानून है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज हो गया है, हमने और किया है। आप लोगों ने किया है, इमरान चीफ खान ने जस्टिस के किया उस पर रिमार्क्स भी हैं, और जी। जस्टिस मंसूर अली शाह के भी रिमार्क्स हैं कि हम पार्लियामेंट के कानून को उठा के बिल्कुल फेंक नहीं सकते। दूसरी बात आपसे करूँगा कि इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है इस तमाम आवाम को पता है, शऊर रखती है आवाम। जी। आप लोग दोबारा इमरान खान साहब आते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो ओपोजिशन आपको कहती है कि बैसाखियाँ आपने रखी होती हैं, इन बैसाखियों को निकाल कर फेंक देंगे? देखें, न सिर्फ बैसाखियों को निकाल के फेंक देंगे, हम तो पहले भी, अभी हमारा मुतालबा क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जाए। हमने और कोई मुतालबा नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि इनको हटा के हमें बिठा दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब अगर इस मुल्क का अगर कोई मुस्तकबिल है तो अवाम की कुव्वत पे बैठकर ही आप इक़्तिदार में आएँ, वरना इक़्तिदार को आप थूकें भी नहीं। तो अभी कई सबक सीख लिए हैं, कौम ने भी और हमने भी, बहैसियत एक नई पॉलिटिकल पार्टी के, नई उस लिहाज से कि पहली दफ़ा हुकूमत में आए। तो अब तो बात यह है कि अभी फ़ैसला अब अवाम ने कर लिया है। शिबली साहब, आप भी इस निज़ाम में हैं, कितने % चांस है कि यहाँ पे जो एक हुकूमत आए वो गैर जानिबदाराना और अपने कदमों पे खड़ी हुई आए, उसको कहीं से डिक्टेशन ना मिल रही हो, उसको कहीं से रोका ना जा रहा हो, उसको कहीं से हदायत ना जारी की जा रही हो? कितने % मुमकिन है? ईमान से अपने व्यूअर्स को बताएं। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ख़ास तौर पे मैं फिर ये आपको कहता हूँ कि आप माशाल्लाह यंग हैं, ये मुस्तकबिल आपका है, ये पाकिस्तान आपका है। जब तक आवाम में ये शऊर नहीं आएगा, जो कि इमरान खान जो पूरे तूलो अर्ज़ पाकिस्तान में घूम कर यही तो कि आपने ज़हनी ग़ुलामी नहीं करनी, आपने सिर्फ अल्लाह से डरना है और उसके सामने झुकना है। जब ये मैसेज पहुंच जाएगा, देखें कौमें एक दिन से दूसरे दिन नहीं बदलती हैं, ना उनकी जो फॉर्चून्स हैं वो बदलती हैं। ये एक जद्दोजहद है, ये जद्दोजहद हमारे बड़े भी करते आए हैं, और लेकिन अभी स्पेशली ख़ास तौर पे जबकि इस मुल्क में जो 65% आबादी है वो आप जैसे यंगस्टर्स की है, तो इसलिए ये पूरी कौम को ये फ़ैसला करना होगा कि वो चीज़ों को उनके ऊपर कोई अगर मुसल्लत करे उसको नहीं एक्सेप्ट करें। जो सवाल आपने, और बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि यही असल चीज़ है कि जिस दिन इस कौम ने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने अवाम अगर या तो डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है। अगर डेमोक्रेसी है तो फिर उसमें अवाम का राज होना चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट है तो फिर ये अवाम के मफाद में काम करे, ये उस 1% एलीट के फेवर में काम नहीं करे, जो कि हमने अभी देखा कि किस तरह अपने गर्ज में ये कानून पास कर दिए, अपनी चोरी माफ़ कराई, और जनाब 50 करोड़ से नीचे की चोरी को आपने एक किस्म का माफ़ कर दिया, यानी करप्शन को आपने हलाल कर दिया। एक हराम होता है, दूसरा हलाल होता है। तो ये बात लॉन्ग मार्च कब आ रहा है? इंशाल्लाह अनकरीब ये इलेक्शन आ गए हैं 16 को। इसमें हम पहले इनका जो PDM है इनका मुँह काला करेंगे,
और इंशाल्लाह उसके बाद जो है तो किसी लोग भी- कह रहे हैं लॉन्ग मार्च ने कोई नहीं आना, ये सिर्फ एक स्टैब्लिशमेंट से डील करने की एक तरीका कार है जिसको प्रेशर रख के आप नेगोशिएशन टेबल पे लाना चाहते हैं दूसरी पार्टी को। सच बताएं ना सर। नहीं नहीं देखो सच बता रहा हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार शख्स की हैसियत से मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारी आप देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से हम दिन रात हमने एक किया हुआ है, हम मोबलाइज कर रहे हैं लोगों को, हर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमने अप्रोच किया है, लेबर यूनियंस हों, स्टूडेंट्स हों, क्लार्क्स हों, कोई भी हो, रेलवे मुलाजिमीन हों, स्टूडेंट्स हों, सारे लोग अब इस तक तंग आ गए हैं। आप मुझे बताएं कि आपके जो इनकम होती है, आपके पास जो अगर तनख्वाह पे हैं, अगर आप समझते हैं कि गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता। इन्होंने इम्पॉसिबल बना दिया है, इम्पॉसिबल बना दिया है। तो इसलिए इस वक्त देखिए हर कौम की तारीख में एक मकाम ऐसा आता है जिसमें कि चीज़ें वो जिसे कहते हैं ना कि वो आखिरी तिनका होता है जो कि वो उसको सक्सेसफुल कर देता है। ये वो मकाम आ गया है। इसमें सिर्फ देखें इमरान खान के पैसे चोरी नहीं हुए हैं। इमरान खान ने दुनिया में बड़ा कुछ देखा हुआ है, खुशकिस्मत आदमी है, और जिस तरह से उसको मोहब्बत मिली है पूरे पाकिस्तान के अवाम से, तो हम ये जदोजहद देखें, जो सही रास्ता होता है वो कभी आसान नहीं होता, जो गलत रास्ता होता है वो पुरकशिश भी होता है और आसान भी होता है, लेकिन उसमें सुकून नहीं है, और जो सही रास्ता है उसके लिए जदोजहद करनी पड़ती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जदोजहद की, वरना अल्लाह के भेजे हुए थे, लेकिन कौम मैसेज क्या था इंसानियत के लिए कि आपको एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आपको और उसके से स्टेट फास्टनेस के साथ आपको एक जदोजहद करनी होगी, हर एक ने अपना हिस्सा डालना है। और ये एक मौका है जो लॉन्ग मार्च का है, जिसमें कि ये एक आखिरी मौका है जिसमें कि पूरे अवाम अपनी फॉर्च्यून्स को बदल सकती है। सिर्फ आखिरी सवाल करूंगा, लॉन्ग मार्च के हवाले से हमने बात कर ली, बात करते हैं आज़म सवाती के बारे में। आज़म सवाती जब नेशनल मीडिया पे ये कहें इस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्द है, आज़म सवाती जब नेशनल मीडिया पे ये कहें कि चंद जर्नैल मिले हुए हैं जिन्होंने करप्शन किया है, आज़म सवाती जब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को नेशनल मीडिया पे मलाइन करें और फिर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ मुकदमा बना दिया जाए, तो इसमें क्या बुरी बात है सर यहाँ पे? वरना हर शख्स खड़ा होके हमारे इदारों पर उंगली उठाना शुरू कर देगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका सवाल मैं अस्यूम करता हूं कि बड़ा वेल इंटेंशन था। देखें, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, इस वजह से नहीं कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं तो मैं आपकी रिस्पेक्ट लाज आप पे हो जाती है। हर इदारा, हर शख्स वो अपनी रिस्पेक्ट अर्न करता है। आप अर्न करें, या रिस्पेक्ट अर्न करता है या क्रिटिसिज्म। मेरा ख्याल है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। कोई मलाइन देखें, हम नहीं चाहते, पाकिस्तान का कोई शख्स नहीं कह सकता कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस कमज़ोर हों। सबसे पहले मैं, हमारी हुकूमतें, हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो अफवाज है, हम चाहते हैं कि वो मजबूत से मजबूत तर हों, लेकिन उससे ज़्यादा भी हम चाहते हैं कि ये मुल्क उससे ज़्यादा मजबूत तरीन हो। ये हदफ हासिल करना है और उसी के लिए हम लगे हुए हैं। अभी हम नहीं चाहते हैं कि इसके मज़ीद हिस्से बरखे हों, तो आपने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपने आप को, हमारी सोसाइटी को, हमने यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लानी है, हमने यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों को करना है। अभी दुनिया कहाँ पहुँची हुई है, और हम हमारे जो अब एक चीज़ रह गई है कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाए। बाय द वे उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। थैंक यू वेरी मच। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे। हमने उनसे काफ़ी सवालात किए और डिटेल से उन्होंने जवाबात दिए। इमरान खान साहब कहते हैं मैं इक़्तिदार में था लेकिन मेरे पास पावर नहीं थी। इस पर हमने फवाद चौधरी साहब से भी बात की और शिबली फराज साहब से भी जानने की कोशिश की। उनके जवाबात आपने मुलाहिज़ा कर लिए होंगे। हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप देखते रहें अवामी।
मार्च आ रहा है, इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, लोगों के जहन में क्या है, क्या वाकई लॉन्ग मार्च आ रहा है या फिर सिर्फ ये एक डरावा दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ड्रावा है इसलिए कि मैं खुद जो है पीटीआई से वाबस्ता हूँ। मैं आज तो वैसे सरकारी मुलाजमीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ, लेकिन मैं इनके लॉन्ग मार्च में शिरकत करना चाहता था। लेकिन मेरी अभी शिबली फराज साहब से बात हुई तो मैंने वो आपको इंटरव्यू दे रहे थे अंदर आज़म स्वाति साहब के सिलसिले में। हाँ, हमें उनके साथ हमदर्दी है, हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये टोटल जो भी हुकूमत आती है वो जब इक़्तिदार में होती है वो कुछ कहती है, लेकिन जब इक़्तिदार से चली जाती है वो मुलाजमीन के साथ हो जाती है। हालांकि ये इसके बिल्कुल बरअक्स उल्ट होता है, ये टोटल मुनाफ़क़त करते हैं। अभी जो मेरी इनसे बात हुई वो कहते हैं जी कि मैंने कहा आपने खुद उस टाइम कमेटी बनाई थी और उससे पहले हमारे ऊपर बदतरीन शेलिंग की थी। आप मीडिया गवाह हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी शेलिंग नहीं हुई थी जितनी कि सरकारी मुलाजमीन पे इमरान खान साहब के टाइम हुई। मुझे ये बताएं, सरकारी मुलाजमीन के लिए कितना मुश्किल है गुजर बसर करना? मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ऑफिस में जो मेरा एक नायब कासद है उसकी टोटल इनकम 28,000 रुपये है और उसकी फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनकी फ़ीस और उसका सिर्फ जो राशन होता है घर का खुश्क राशन, आटा चीनी और ये ही 28,000 रुपये में पूरा नहीं होता। वो बेचारा बच्चों की फ़ीसें दे के इस काबिल नहीं रहता कि वो राशन लाए। अगर वो राशन लेके आता है तो वो फिर इस काबिल नहीं रहता कि अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाए। मेरे अपने एरिया में वो अच्छे स्कूलों से बच्चे उठा के उन्होंने सरकारी स्कूलों में डाल दिए हैं कि हम अपने स्कूलों की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकता। मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये आपने क्या किया? क्या है भाई, मैं क्या करूँ, मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। और ये लफशराफिया जो बैठा हुआ है ये हमेशा ये कहते हैं कि जी आप कुर्बानी दें, आप कुर्बानी दें। अवाम कितनी कुर्बानी दे? ये लोग खुद कुर्बानी क्यों नहीं देते? मुल्क इस हालात में चला गया है, लेकिन इनके अभी तक नखरे वही हैं। कोई मुझे ऐसी एक चीज़ बताएं कि जो इन्होंने अपने तौर पे कोई असम्बली के अंदर अपनी इन्होंने तनख्वाहें कम की हों, अपनी गाड़ियाँ बंद की हों, अपने फ्यूल के अखराजात कम किए हों। मैं इमरान खान से भी ये बात करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ वादे किए थे, हम आपके साथ निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने कम अज़ कम इन वज़रा की बातें, मैं आपको अभी की बात बता रहा हूँ, अगर इमरान खान साहब मुझे सुन रहे हैं, कि उन्होंने मुझे कहा कि हम उस कमेटी का हिस्सा नहीं थे, आपने वो कमेटी बनाई थी, हम आपके साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन आपने जो वादे किए हैं वो आवाम के साथ पूरे करें। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन कह रहे हैं कि उनका गुजर बसर मुश्किल से होता है। मैं कुछ मज़ीद लोगों से बात करूँगा। सर, ये सामने जो है ना इक़्तिदार की जंग चल रही है, कुर्सी की, लेकिन इस इक़्तिदार की जंग में आम आदमी जो है ना वो पिस रहा है। कितना पिस रहा है, मुझे बताएं ज़रा। बात यह है कि मियाँ साहब जब इक़्तिदार में ये लोग नहीं थे, इनका कहना ये था कि हम 1 तोला सोने के बराबर कीमत की एक तनख्वाह करेंगे। आज आप तनख्वाह की रेशो देख लें और महंगाई की रेशो देख लें, कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ रहा है। एक गरीब आदमी जो है ना बच्चों को स्कूल अच्छे तरीके से मतलब तालीम नहीं दिलवा सकता। अगर तालीम की तरफ तवज्जो देता है, कोई बच्चा बीमार होता है तो उसकी सेहत के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ ऐसा लाया अमल गवर्नमेंट को अख्तियार करना चाहिए। घर घर देखें, इमरान खान साहब ने काम किए हैं, लेकिन उनने यू टर्न वो लेते थे, उनमें ये बीमारी थी कि वो वादा करके फिसल जाते हैं इमरान खान साहब। अब ये नवाज शरीफ लोग बैठे हुए हैं, ये लोग माशाल्लाह मस्तनद लोग हैं, मजबूत लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं। चलें, इमरान खान साहब का ये कहते हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, ये लोग तो माशाल्लाह 3 मरतबा पहले भी इक़्तिदार में कैसे एक्सपर्ट हैं? 15% से लेके 50% तक महंगाई। बिल्कुल वही मेरे कहना है ना कि ये लोग कहते हैं जी इकनॉमिक मिनिस्टर इनका सही नहीं था। अभी वो सागडार साहब वापस आए हैं, अब इनको चाहिए कि तमाम मुलाजमीन का जो इन्होंने वादा किया था, हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे 1 तोला सोने की कीमत के बराबर करेंगे। आज इनसे सही यही गुजारिश करते हैं, अगर आपने ज़ुबान जो आपने अपनी ज़ुबान से कहा कि 1 तोला सोना की कीमत के बराबर एक आम मजदूर की तनख्वाह होगी, आज उसी को पूरा करें, अपनी ज़ुबान पे पूरे उतरें ताकि ये महंगाई का रेशो कंट्रोल हो। महंगाई के तनासब से आप मुझे बताएं कि महंगाई में कितना मुश्किल हो गया गुजारा करना? मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरी सैलरी 30,000 है, ठीक है, उसमें से मेरा बिल जो है ना 7-8 हज़ार आ जाता है। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी साथ ही हैं, ठीक है, हाउस रेंट की डिडक्शन भी हो जाती है सारी। मुझे बताएं, एक नॉर्मल इंसान क्या 25-30 हज़ार में गुजारा कर सकता है? हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहते हैं, हम PM पैकेज एम्प्लॉइज़ जो कॉन्ट्रैक्ट और इनवैलिडेशन एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग गवर्नमेंट का असासा हैं, ठीक है। आप लोगों को हमारा ख्याल करना चाहिए, हम लोगों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग अपने वालिदैन, अपने बाप या अपने शोहरों की जगह पे यहाँ पे आते हैं। आप लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? जिस तरह रेगुलर एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट्स मिलते हैं, सेम बेनिफिट्स जो हैं PM पैकेज, इनवैलिडेशन, TLA और PM पैकेज के जो वैलिडेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, कंटिजेंट एम्प्लॉइज़ हैं, सबको इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। मुझे पता है मुल्क में सियासी माहौल तो बड़ा गर्म है, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, आर्मी चीफ लगाने की बातें हो रही हैं, आम आदमी की बात कोई क्यों नहीं सुनता नजर आ रहा?
अब तो हम तो आए हैं इसी वजह से कि हमारी बात सुने कोई। अब घर बैठे तो हम लोग नहीं सुना सकते, हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, इन तक हमारी बात पहुंचेगी तो हम कोई हमारे पास रिसोर्सेज, आप मीडिया के अलावा यकीन माने हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है कि हम उन तक बात पहुंचाएं, हम लोग डायरेक्ट पहुंचाएं। इसलिए मेहरबानी करें, आप भी हमारा थोड़ा साथ दें, क्योंकि ये जितनी मीडिया यहाँ पे इकट्ठी हुई है हम लोग उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हैं कि आप लोग हमारे हक के लिए, हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप लोग हमारे शाना बशाना चल रहे हैं। थैंक यू। आम आवाम को देखेगा कौन, आम आवाम का ख्याल कौन रखेगा? आम आवाम का ख्याल ये हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जिन्हें हम वोट दे के लेके आए हैं, उन्होंने हमारा ख्याल रखना है। या वो ख्याल रखेंगे या हमारा रब है जिन्होंने हमारा ख्याल रखना है। बस रब के बाद ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। हमें 12 साल हो गए हैं नौकरी करते रेलवे में, और 13 से 15 वाले इन्होंने रेगुलर कर दिए हैं, 12 वाले छोड़ दिए हैं। मुझे ये बताएं, ख्वाजा साहब तो लगे हुए हैं जो मुखालिफिन हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चे देने, राना सनाउल्लाह को डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि सियासी मुखालिफिन को बंद करो, इमरान खान पे पर्चा बनाओ, FIA में उसका केस दो, वो केस जाके लड़े, ज़मानतें कराए। तो ये इसमें आपकी कौन सुनेगा भाई? और सर कोई भी नहीं सुनेगा, ये बस अल्लाह ही है हमारा जो सुनेगा। जो अल्लाह की तरफ से हमारे पास कोई रहमत होगी तो हमारी सुनी जाएगी। सर आप मुझे ये क्या बताएंगे इस हवाले से कि जो लोग हैं, जो हमारे सियासी हुक्मरान हैं, वो तो सारे इस टाइम एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, आवाम का उस तरह से सुनी नहीं जा रही, ख्याल नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे सियासी हुक्मरान हैं, लीडर हैं, वो उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है। अभी भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे इतने मुलाजमीन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान रेलवे से वफाकी इदारा है। हुकूमत पंजाब में या हुकूमत KPK के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन पक्के हो गए हैं, ठीक है, लेकिन वफाकी इदारा एक ऐसा है जो कि मज़लूम तबका है। क्यों कि हम एक वफाक से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम भी पंजाब से होते अभी तक हम कन्फर्म हो जाते। इन्हें क्या है, ये आज भी आप देखें तो यही न्यूज़ चल रही है कि आज़म स्वाति ये हो गया, आज़म स्वाति को वहाँ ले गए, FIA ले गया है। लेकिन यहाँ इतना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुलाजमीन यहाँ पर आए हुए, कोई नहीं सुन रहा हमारी, ना एक यहाँ तक कोई हुकूमत की तरफ से कोई यहाँ पे वज़ीर नहीं आया, हुकूमत की तरफ से ना कोई यहाँ बंदा आया, नुमाइंदा आया है जो कि हमारे साथ बात करे। यहाँ पे एक बंदा भी नहीं आया, वो खुद बुलाते हैं वहाँ पर आओ, वहाँ पर आओ। इस TV चैनल पे हमारे साथ बात की जाए कि क्यों मुलाजमीन के मसले हल नहीं किए जा रहे, मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। PM पैकेज कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को क्यों रेगुलर नहीं किया जा रहा। आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, एक एहतजाज की इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च लाएंगे, हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। कितनी हकीकत है उस एहतजाज में? क्या वाकई हकीकी आज़ादी मिलेगी? हकीकी आज़ादी तो हम अपने मज़दूर भाइयों के लिए खड़े हैं, हमेशा उनके साथ। जब भी वो निकलेंगे उनके साथ निकलेंगे। उनके मुतालबात जो जायज़ हैं वो पूरे होने चाहिए। मुलाजमीन के हकूक़ हैं, वो कोई भी सियासी जमात हो, उनके साथ हम खड़े हैं। आप PTI के साथ खड़े हैं? नहीं, हम तो गवर्नमेंट क्या? अच्छा गवर्नमेंट वो मुलाजमीन के हकूक़ की बात करेंगे, सियासी जमात। यहाँ पर मैं अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस महकमे से हैं? जी इसको से हैं, वाबरा से। तो क्या मुतालबा है आपका? हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा, 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। और हमारे साथ के जो कैडर्स हैं, लड़के जो हमारे बैच के थे, उन्हें रेगुलर कर दिया गया है और हमें जो है सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफ़ी करके जो है हमें रेगुलर नहीं किया गया, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा प्रोसेस सारा कंप्लीट था और मिनिस्ट्री ने बैन लगा दिया और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों से मौजूद हैं और वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए इधर पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। हमने आज के प्रोग्राम में आपको 2 पिक्चर्स पेश की। एक पिक्चर वो थी कि जो सेनेटर एहतजाज कर रहे हैं कि एक सेनेटर के हवाले से, आज़म स्वाति के हवाले से, कि उनको हिरासत में लेके कस्टोडियल टॉर्चर किया गया। दूसरी जानिब आवाम एहतजाज कर रही है, यानी ओपोजिशन और आवाम जो है सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत, हमें अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि हुकूमत इस टाइम सियासी मुखालिफिन पर मुकदमे बनाने में मसरूफ़ है और हुकूमत की तरजीहात अवामी मसाइल नहीं हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।